नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास पेशकश मिशन 24। जी हां, कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश की खाली पड़ी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जहां नए प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं भाजपा ने मिशन 24 बनाकर सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी प्रदेश के 5 रत्नों को दी है। आलाकमान को उम्मीद है कि प्रदेश भाजपा के ये 5 रत्न सभी सीटों को जिताकर कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। कौन है वो 5 रत्न, क्या है बीजेपी कांग्रेस की तैयारी, देखिए हमारी खास पेशकश। प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट। बीजेपी ने की मिशन 24 की शुरुआत। पार्टी ने दी पंचरत्नों को जिम्मेदारी। कांग्रेस को करारा जवाब देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव शिवराज सरकार का भविष्य तय करेंगे। 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायक होने चाहिए। भाजपा के पास अभी 107 विधायक हैं और विधानसभा की खाली 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कम से कम बीजेपी को 10 सीटें जीत कर लाना जरूरी है, तभी वो बहुमत के आंकड़े को छू सकेगी। लेकिन भाजपा ने सभी 24 सीटों का जीतने का टारगेट बनाया है और उसे मिशन 24 नाम दिया गया है। इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा को दी है। उपचुनाव वाली सीटों में से अधिकांश चंबल, मालवा और मध्य भारत क्षेत्र की है। ये सिंधिया, तोमर, शिवराज, नरोत्तम और वीडी शर्मा के प्रभाव वाली सीटें हैं। इसीलिए भाजपा आलाकमान इन 5 नेताओं को सीटें जिताने की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और पार्टी को इन पंचरत्नों पर भरोसा है कि ये 5 सभी सीटें जीतकर प्रदेश में पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। दरअसल ये उपचुनाव बागी विधायकों के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादारी दिखाने वाले इन माननीयों की राह में कांग्रेसियों के अलावा पहले के प्रतिद्वंदी रहे भाजपाई भी कांटे बिछाने में सक्रिय हो गए हैं। इससे इनका सियासी करियर भी दांव पर लग गया है, जिस वजह से बीजेपी को मिशन 24 की शुरुआत करनी पड़ी और ये पंचरत्न पार्टी में उठने वाली बगावती आवाज को शांत कर अपने प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये लड़ाई दोनों ही दलों के वर्चस्व की लड़ाई भी है। जहां 15 महीने बाद सत्ता में लौटी बीजेपी को सत्ता में बने रहने का प्रेशर है, तो वहीं 15 साल बाद महज 15 महीने के लिए सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को फिर सत्ता में लौटने की उम्मीद है। हालांकि कहा जाता है कि सत्ता की गाड़ी कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल से होकर ही गुजरती है, जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जौरा आगर, ग्वालियर डबरा, बमोरी सुर्खी सांची, सावेर, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, महगांव, गोहद, ग्वालियर, भांडेर, करेरा, पोहरी, इसके साथ ही अशोकनगर, मुंगावली, अनूपपुर, हाटपिपलिया, बदनावर और सुबासरा। मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास में अक्सर ये देखा गया है कि प्रदेश की सत्ता की गाड़ी अगर चलेगी तो ग्वालियर चंबल होकर ही गुजरेगी और प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा 16 सीटें इसी बेल्ट से आती हैं। हालांकि जौरा सीट पर भाजपा को अभी भी नए प्रत्याशी की खोज है, लेकिन ग्वालियर चंबल बेल्ट की 15 अन्य सीटों पर वही प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते थे। हालांकि अन्य क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी में कशमकश जारी है, क्योंकि जहां बीजेपी को सिंधिया समर्थकों को टिकट देना है, तो वहीं पार्टी के लिए पहले से समर्थित नेताओं को भी खुश करना है। वहीं कांग्रेस को इन सभी सीटों पर नए प्रत्याशियों की खोज है। उपचुनाव बड़ी चुनौती। उपचुनाव के परिणाम पर भाजपा और कांग्रेस का भविष्य टिका है। अगर भाजपा करीब 1 दर्जन सीटें जीत लेती है तो वो सत्ता में बनी रहेगी। वहीं अगर कांग्रेस अपनी कब्जे वाली सीटों को जीत लेती है तो वो सत्ता में वापस आ जाएगी।
ऐसे में ये उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। भाजपा के प्रत्याशियों के सामने दोहरी चुनौती है, वहीं कांग्रेस को अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से भीतरघात का खतरा है। ऐसे में भाजपा के पंचरत्न के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और चुनाव परिणाम तक प्रदेश की सियासत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। उपचुनाव परिणाम के नतीजे क्या होंगे, इसके मुख्य किरदारों की भूमिका में शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तोमर, नरोत्तम और कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि मतदाताओं के सामने ये 6 चेहरे होंगे और 22 दल बदलू विधायकों की चुनावी वैतरणी पार लगेगी या नहीं, ये इनके अपने अपने करिश्मे पर निर्भर करता है। प्रदेश के बेटे बेटियों के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह भी आसान नहीं है। चौथी दफा सत्ता में काबिज होने के बाद शिवराज सिंह चौहान की डगर में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, क्योंकि सत्ता वापसी के बाद सरकार में बने रहना, दल बदलू नेताओं को जीत दिलाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जहां तक शिवराज का सवाल है, चौथी बार प्रदेश की कमान संभालते ही उन्हें अकेले वन मैन आर्मी की तरह चुस्ती फुर्ती, मुस्तैदी और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ विश्वव्यापी कोरोना महामारी की जंग में कूदना पड़ा। जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली तो उनके सामने केवल यही अकेली चुनौती नहीं थी, बल्कि उनके सामने और भी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। पहली चुनौती 24 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में से कम आधे से अधिक सीटों पर भाजपा की विजय पताका लहराना, क्योंकि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एकमात्र नेता हैं जिनका जादू गांव कस्बों से लेकर शहर तक एक समान है। शिवराज आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। यही कारण है कि जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आला कमान ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने में तनिक भी झिझक नहीं किया। शिव के सामने चुनौती। शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके सामने कोरोना वायरस बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती के खत्म होते ही उपचुनाव का पहाड़ सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री होने के नाते शिवराज पर सभी 24 सीटों की जिम्मेदारी है। एक तो उन्हें अपनी सरकार बचाना है, तो वहीं आला कमान के टारगेट को भी पूरा करना है। इसीलिए उनके सामने चुनौतियों की भरमार है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों से शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत संबंध और घनिष्ठता बहुत जबरदस्त है। इस लिहाज से भी स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में उनकी लोकप्रियता ज्यादा है और प्रदेश में उनकी तरह का दूसरा कोई नेता भी नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पार्टी ने उन पर उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी बड़ी सोच समझकर सौंपी है। सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के साथ उनके समीकरण भी अच्छे हैं, इसीलिए शिवराज इन सीटों को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि शिवराज की मध्य क्षेत्र के मतदाताओं में जितनी पकड़ है, उतनी ही प्रदेश के अन्य क्षेत्र के मतदाताओं में भी है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल ने ही चौथी बार सरकार बनाने में बैरिकेड्स लगा दिए थे। एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल को तय करना है कि भोपाल में शिवराज सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ की वापसी होगी, क्योंकि उपचुनाव में अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 16 विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए विधायकों के कारण ही कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है। इन सभी पूर्व विधायकों ने शिवराज पर भरोसा जताया, इसलिए इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। प्रदेश ही नहीं, देश भर में युवाओं के आइकन कहे जाने वाले और ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव और भी ज़्यादा खास है। ये उपचुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि 24 में से 16 सीटें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग की हैं और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये पहला मौका होगा जब उनको ये सिद्ध करने का मौका मिलेगा कि ग्वालियर चंबल में उनकी पकड़ आज भी मजबूत है। भाजपा आला कमान में उपचुनाव जीतने के लिए जो पंचरत्न लगाए हैं, उसमें सबसे अधिक भार सिंधिया पर होगा।
सिंधिया के सामने सभी 22 दल बदलुओं को चुनावी रेतरनी पार कराना हिमालयन चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगाध श्रद्धा और एक सीमा तक स्वयं के हितों को साधने के लिए दल बदल कराया और पिछले चुनाव में जो जनादेश कांग्रेस को मिला था उसे उलट दिया। ज्योतिरादित्य को सही मायनों में इन चुनाव में एक प्रकार की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा और उनके साथ गए अधिकांश विधायक दोबारा नहीं जीत पाए तो फिर उनका भी राजनीतिक कद और महत्ता उस अंचल में भाजपा की नजरों में कम हो जाएगी, जिसे वे अपना इलाका मानते हैं। और जहां तक सिंधिया का सवाल है, वे स्वयं अपने ही गृह निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। इसीलिए इन उपचुनावों में उनके सामने एक और मौका है कि वे अपनी पकड़ अभी भी मजबूत है ये साबित कर सके। लेकिन ये इलाका एक दो अपवादों को छोड़कर भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया भी इसी क्षेत्र से हैं। इन सब ने लगातार संघर्ष कर भाजपा की जड़ें काफी गहराई तक जमा दी हैं। इन सब के चलते भी यहाँ की अधिकांश सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद भी ज्योतिरादित्य उतना बड़ा श्रेय नहीं ले पाएंगे जितना वे कांग्रेस की जीत के लिए लेते रहे हैं। दल बदलुओं को आसानी से चुनाव जिताना स्वयं सिंधिया के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कांग्रेस जोर शोर से इस बात का प्रचार करेगी कि उन्होंने जनादेश के साथ छल किया है, तो दूसरे सिंधिया ने भी किसी बड़े पद की आकांक्षा में कांग्रेस छोड़ी है। सिंधिया राज परिवार की पुरानी पृष्ठभूमि को भी अब कांग्रेस जन जोर शोर से उठाने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच मतदाताओं के गले कौन सी बात उतरती है, ये उपचुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। यहाँ है सिंधिया राज परिवार का प्रभाव। ग्वालियर, चंबल और मध्य भारत क्षेत्र में सिंधिया राज परिवार का प्रभाव है। चंबल, ग्वालियर क्षेत्र में महल आगे आगे चलता है और पार्टी पीछे पीछे। पिछले 40 साल से यहाँ की सियासत कांग्रेस केंद्रित ही रही है। माधवराव सिंधिया के रहते महल कांग्रेस ही पनपी। भाजपा के संस्थापक होते हुए भी विजयाराजे कभी भी बेटे की राह में रोड़ा नहीं बनी। ज्योतिरादित्य के भाजपा में आते ही महल कांग्रेस के कट्टर समर्थक धर्म संकट में है। ठीक ऐसा ही संकट भाजपा के उन समर्पित कार्यकर्ताओं के सामने भी खड़ा हुआ है, जिन्होंने रात दिन एक करके पार्टी को इलाके में बचाए रखा है। कांग्रेस विरोध की धारा से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता निकले। अब उनके कार्यकर्ता ही उनके सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह चुके हैं कि उनके समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट मिलेगा, यानी अब भाजपा ही भाजपा से लड़ेगी। कांग्रेस 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करेगी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में इन सीटों में हार जीत का अंतर काफी कम वोटों का रहा था। ऐसे में काफी कम वोटों से हारने वाले भाजपा नेता कांग्रेस से आए लोगों को कैसे बचा पाएंगे? इन नेताओं को मैनेज करने की जिम्मेदारी शिवराज के साथ सिंधिया पर भी होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस लाने में केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी और निर्णायक भूमिका रही है। मिशन लोटस को गुपचुप तरीके से चलाने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा खेमे में लाने की व्यूह रचना में तोमर बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंक गणित बिगाड़ने में कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का हाथ रहा है। तो प्रदेश बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जिम्मेदारी को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इतना सत्ता परिवर्तन में जितना रोल नरेंद्र सिंह तोमर का रहा है, उतना रोल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य दोनों की राजनीति ग्वालियर संभाग में परस्पर विरोध के आधार पर ही चलती रही है। चंबल और ग्वालियर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया था और वर्चस्व की लड़ाई अपने नाम कर ली थी। दोनों ही नेताओं में राजनीतिक अदावत पुरानी रही है। बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व के कहने पर मिशन कमल को सफल बनाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य से गुपचुप दिल्ली में कई दौर की बातचीत की। अब तोमर के सामने उपचुनाव में सभी 24 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, प्रदेश की राजनीति में तोमर और शिवराज की दोस्ती भी ख्यात है। इस लिहाज से उपचुनाव जीतना
तोमर के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तोमर हमेशा समन्वय की राजनीति करते आए हैं। वर्तमान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वे एकमात्र मंत्री हैं जिन पर कबीरदास का दोहा खरा उतरता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल इनके कई गुणों में ये गुण सबसे प्रखर है। तोमर के लिए ये खास है क्योंकि चंबल और ग्वालियर अंचल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है जहां हर किसी के नाक पर गुस्सा चढ़कर बोलता है, लेकिन तोमर को कभी किसी ने गुस्सा होते नहीं देखा। उन्होंने हर कठिन घड़ी का मुकाबला शांत रहकर ही किया है। ऐसे में आलाकमान को उम्मीद है कि उपचुनाव में वे अन्य नेताओं के साथ समन्वय बनाकर सभी सीटों को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ को अंक गणित की लड़ाई में मात देने के लिए नरेंद्र तोमर की बड़ी भूमिका रही। यहाँ तक कि श्रीमंत को आश्वस्त करने की जिम्मेदारी भी तोमर ने ही निभाई। तोमर ही श्रीमंत और हाई कमान के बीच संपर्क सूत्र बनकर उभरे। इनकी बातचीत का गवाह बना दिल्ली का हरियाणा भवन, जहां दोनों नेताओं ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक तोमर ही भाजपा आलाकमान तक श्रीमंत का संदेश पहुंचाते रहे। तोमर ने ही श्रीमंत को आश्वस्त कराया कि भाजपा में उनकी राजनीति सुखद रहेगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के बागी विधायकों से बातचीत और उनके बेंगलुरु प्रवास व्यवस्था की देखरेख भी इन्हीं के कंधों पर थी। लिहाजा अब कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली भाजपा में शामिल होने पहुंचे तो नरेंद्र सिंह तोमर ने न केवल विधायकों की अगवानी की बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनका परिचय भी कराया। ऐसे में उनके ऊपर भी 22 बागी नेताओं के साथ ही सभी 24 सीटों पर भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लिए संकट मोचक रहे नरोत्तम मिश्रा की रणनीति की परीक्षा भी उपचुनावों में होगी। डॉक्टर मिश्रा की गिनती देश के बड़े रणनीतिकारों में होती है और प्रदेश की सियासत में जब भी भाजपा पर संकट छाया तो मिश्रा ने ही हमेशा एक संकट मोचक की भूमिका निभाई। कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनकर भाजपा को दिलाने में मिश्रा का अहम रोल रहा। केंद्रीय नेतृत्व से अच्छे संबंध के चलते ही उन्हें कमलनाथ सरकार को गिराने और नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। नरोत्तम मिश्रा भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय नेतृत्व, संघ, प्रदेश नेतृत्व के साथ ही अब तक प्रदेश में बने भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है और सबके विश्वास पर खरे भी उतरे हैं। शुरू से इनकी पहचान मध्य प्रदेश में भाजपा के संकट मोचक नेता की ही रही है। शिवराज सरकार में कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी में उपजे राजनीतिक संकट के समाधान के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने बखूबी इसका निर्वाह किया। अब आलाकमान ने उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी इनको दी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 16 ग्वालियर चंबल की हैं। यही वो क्षेत्र है जहां भाजपा के पंचरत्नों को अपनी राजनीतिक पकड़ और रणनीतिक कौशल को दिखाना है। नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल से आते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की समानता बिल्कुल अमित शाह की तरह ही है। राजनीति में सहज, सरल, चतुर, मेहनती और सत्ता पाने के लिए ललक रखने वाले नरोत्तम कुछ पीएम मोदी की तरह भी हैं, जो अपने क्षेत्र में लोकप्रियता को भी पसंद करते हैं और लोकप्रिय भी हैं। वे कुशल रणनीतिकार और उत्तम प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं। अगर कोई एक चीज है जिसके लिए मृदुभाषी और तेजस्वी नरोत्तम जाने जाते हैं तो वो उनकी राजनीतिक स्थिति को सही तरीके से समझने की क्षमता और ये सुनिश्चित करना जो वो कह रहे हैं, मोदी शाह की जोड़ी जल्द किसी पर विश्वास न करने वाले के तौर पर जानी जाती है। लेकिन नरोत्तम ने ये सुनिश्चित किया है कि वो उनके सबसे विश्वस्त हैं, क्योंकि अब तक जो टास्क उन्हें मिला उसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव में अपने राजनीतिक चातुर्य और कौशल को दिखाया है और अब बारी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा को जिताने की है। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का रोल भी अहम है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी उपलब्धि के रूप में मिली सत्ता की खीर का स्वाद बरकरार रखना खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के लिए भी आसान नहीं है। और शर्मा ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही आते हैं, जिस वजह से उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव किसी जंग से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में उसकी जीत होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पार्टी के लिए शुभ साबित हुए।
क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई है। अब उनके सामने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाना पहली चुनौती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी खासी है। इसीलिए उन्हें अपने क्षेत्र की इन सीटों के साथ ही अन्य सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पार्टी अध्यक्ष होने के कारण उन पर संगठन और सरकार के साथ समन्वय बैठाकर काम करने के साथ ही उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, वीडी शर्मा को अधिक मशक्कत करते हुए संभल कर सबको साधने और बेहतर संतुलन की कला में सिद्धहस्त होने का परिचय देना होगा। अब उनकी पार्टी में केवल भाजपा के समर्पित नेता और उनमें से अधिकांश संघ के संस्कारों से निकले नेता नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस संस्कृति में रचे बसे ऐसे लोगों की जमात भी है जो केवल अपने नेता के अंधभक्त हैं। ऐसे लोगों को अनुशासन और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में बांधकर रखना भी आसान नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभाल कर साथ रखना होगा, जो अभी तक उन विधायकों और नेताओं से टकराते रहे हैं, जो कि अब उनके साथी बन गए हैं। इनमें सामंजस्य बैठाना भी वीडी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 पूर्व विधायकों को नाको चने चबाने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ को भरोसा है कि सिंधिया और भाजपा दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता गोविंद सिंह को भी लग रहा है कि उपचुनाव में भाजपा और सिंधिया दोनों को पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। गोविंद सिंह कहते हैं कि सिंधिया जानते हैं कि उपचुनाव आसान नहीं होगा, इसीलिए वो शिवराज मंत्रिमंडल से लेकर केंद्र सरकार में अधिक से अधिक सत्ता पा लेना चाहते हैं। अभी जितना चाहे दबाव बनाकर भाजपा को पिघला ले, लेकिन बाद में मुश्किल होगा। ग्वालियर में लाखन सिंह, मुरैना में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और रविंद्र सिंह तोमर जैसे कई नेताओं के बूते कांग्रेस बड़ी चुनौती देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 2 बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पास गोविंद सिंह और केपी सिंह, ये 2 बड़े नेता हैं जो सिंधिया से विरोध करके भी चुनाव नहीं हारे और अपने क्षेत्र में गहरी पकड़ रखते हैं। ये दोनों नेता इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि सिंधिया के खिलाफ मजबूत हथियार भी। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस में वे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। हाईकमान तक पहुंच थी और दबाव बनाकर 40-50 नेताओं को टिकट दिलवाते थे। इनमें से अधिकांश हार जाते थे, जिन्हें सिंधिया को नजरअंदाज करके टिकट मिलता था। खुल्लम खुल्ला उन्हें हरवाने में लग जाते थे, कोई कुछ बोल नहीं पाता था। यहाँ जनता तो जनता नेता से भी हाथ नहीं मिलाते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। लेकिन अब वो भाजपा नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ जमीन पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। साथ ही गोविंद सिंह कहते हैं कि 2018 में जनता शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार से त्रस्त थी। कांग्रेसियों ने भी खूब पसीना बहाया तो क्षेत्र से विधायकों की संख्या बढ़ गई। इसमें केवल सिंधिया का योगदान नहीं है। यदि सिंधिया इतने बड़े नेता होते तो अपना लोकसभा चुनाव जीत जाते, लेकिन अब जनता को सरकार गिराना अखर गया है। गोविंद सिंह और केपी सिंह दोनों का कहना है कि क्षेत्र में बस 2 खबर है। पहली तो ये कि सिंधिया ने सत्ता के लिए सरकार गिराई, सौदेबाजी की। दूसरा, जनता ने भी मान लिया है कि चुने गए विधायकों ने बड़ी सौदेबाजी करके पाला बदल लिया है। गोविंद और केपी कहते हैं कि ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केपी कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और भाजपा के सिवा दूसरा दल नहीं है। मुरैना समेत कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बसपा का जनाधार है, लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस बनाम भाजपा के साथ साथ ज्योतिरादित्य के साथ बागी होकर और सौदेबाजी कर जाने वाले विधायकों का भी मुद्दा होगा। इन 22 विधायकों को भाजपा के उन विधायकों से भी अंदरूनी तौर पर सामना करना पड़ेगा जो अब तक विधायक रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर है। वहीं कमलनाथ के भीतर की टीस का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को धोखा देकर उसकी और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर कुर्सी से पटक दीजिए तो क्या टीस ना रहेगी? टीस है और इसका बदला लिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस से बगावत करके इस्तीफा देने वाले 22 में से 15 विधायकों का क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है। जौरा और आगर मालवा की जो 2 सीटें कांग्रेस और भाजपा के एक विधायकों की मृत्यु से खाली हुई हैं, उनमें से एक इसी संभाग में आती है। इस तरह से इस संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है।
8 सीटें राज्य के अन्य हिस्सों से जुड़ी हैं। इस तरह से सितंबर 2020 तक 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। तो विधानसभा उपचुनाव की जंग जीतने के लिए भाजपा ने अपने 5 पांडवों को जिम्मेदारी सौंपी है और इन पंचरत्नों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को छोड़कर सभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही आते हैं और अपने क्षेत्र में पार्टी का वर्चस्व बरकरार रखने का जिम्मा भी इन्हीं नेताओं के कंधे पर ही है। हालांकि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी भरोसे में है और कांग्रेस को पूरा यकीन है कि उपचुनाव में उसकी जीत होगी। बहरहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही दल अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनावी जंग में किसकी शाह होती है और किसकी मात। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश मिशन 24 में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।